इन गोताखोरों की टीम को समुद्र की तलहटी से 300 करोड़ डॉलर के हीरो की तस्करी का काम मिलता है, लेकिन वो इतने सारे हीरो का लालच संभाल नहीं पाते। इसीलिए ये गोताखोर खुद ही हीरो को अपने कब्जे में करने का जबरदस्त एक मास्टर प्लान बनाते हैं। हारे थे एक भयंकर माफिया गैंग का, और माफिया से हीरा छीनना तो बिल्कुल भी आसान काम नहीं था। तो इन हीरो की चोरी करते हुए उनके सामने आती है कई तरह की बाधाएं। अब क्या वो सभी बाधाएं पार कर समंदर की गहराई से 300 करोड़ रुपए के हीरे चोरी कर पाएंगे, या फिर गहरे समुंदर में ही वो सभी अपनी जान गंवा देंगे? हाँ दोस्तों, मूवी स्ट्राइप बिल्कुल ऐसे ही एक रोमांचक 2023 की कोरियन मूवी स्मगलर्स, जिसके IMDb रेटिंग 6.2 है, उसकी कहानी लेकर आ चुकी है। तो चलिए अब कहानी में खोते हैं। कहानी की शुरुआत में देखते हैं कि एक गोताखोर की टीम मछली पकड़ने के लिए समंदर की ओर रवाना हुई है। उस दिन वे मछली पकड़ने के साथ साथ कई शंख भी खोजते हैं, जिन्हें वे शहर में बेचकर किसी तरह अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। लेकिन आज जो शंख उन्हें मिले हैं, उनमें से अधिकांश ही खराब थे। दरअसल समंदर के किनारे कई फैक्ट्रियां बनाई गई है, जिसका जहरीला पानी समंदर में मिलने की वजह से शंख मरकर सड़ गए थे। इसीलिए वो सब उस फैक्ट्री के खिलाफ गालियां देने लगे। अब जिस लड़की को हम देख रहे हैं, उसका नाम सुख है। इस गोताखोर टीम के लीडर है सुख के बाबा, और सुख की अच्छी दोस्त होती है चुंजा। इधर सुख के बाबा एक आदमी के साथ बैठकर बात कर रहे हैं। उस आदमी ने बताया कि उसे अपने कुछ सामान समंदर मार्ग से लाने के लिए गोताखोरों की मदद चाहिए, और बदले में वो उन्हें बहुत पैसे देगा। सुख के बाबा ने सोचा, वैसे भी अब समंदर में मछली या शंख नहीं मिल रहे, इसीलिए कुछ अलग काम करके पैसे कमाना ठीक रहेगा। हालांकि वो जो सामान ला रहा है वो लीगल है, लेकिन उसे वो अवैध तरीके से लाएगा। उस आदमी ने सुख के बाबा के साथ एक समझौता किया, और इसके बाद हमने देखा कि वो आदमी अपने लोगों के साथ सामान से भरा बैग जहाज से समंदर में फेंक रहा है। दरअसल इस इलाके से आगे के क्षेत्र सरकारी कस्टम में आते हैं, जहां कस्टम पुलिस सामान को नियमित जांच करती है, क्योंकि इसी रास्ते में व्यापारी टैक्स बचाकर सामान का आयात करते हैं। अब कस्टम वालों ने बोट की जांच की, लेकिन वहां केवल मछली और शंख के अलावा कोई और सामान नहीं मिलता, जिसके बाद कस्टम से नाव को लाइसेंस मिल जाता है। लाइसेंस मिलने का मतलब वो इस बोट से किसी भी क्षेत्र में जा सकते हैं। और अब पिछली रात जो सामान से भरा बक्सा समंदर में फेंका गया था, बोट उसी जगह की ओर रवाना हो जाती है। थोड़ी देर में वहां पहुंचकर सभी गोताखोर बीच समंदर में कूद पड़ते हैं, और पिछली रात के बक्सों को बोट पर एक एक कर उठाने लगे। फिर सामान को उसी समझौता करने वाले आदमी के पास पहुंचा दिया। इस काम के बदले वो आदमी गोताखोर टीम को मोटी रकम देता है। पहली बार इतने सारे पैसे मिलने पर सभी खुश हो जाते हैं। अब कुछ दिनों बाद वो आदमी फिर सुख के बाबा के पास और एक नए काम का ऑफर लेकर आया। दरअसल वो आदमी एक स्मगलिंग ब्रोकर होता है, मगर इस बार वो आदमी उन्हें कोई सोने के बार्स तस्करी करने को कहता है। लेकिन सुख के बाबा इस ऑफर को मना कर देते हैं, क्योंकि छोटे मोटे काम करके उनका ठीक से ही चल रहा है। ज्यादा लालच में अगर एक बार पुलिस ने पकड़ लिया तो उन सबको जेल में सड़ना पड़ेगा। लेकिन मना करने के बाद भी वो आदमी था एकदम जिद्दी, क्योंकि पिछले बार उसे इस टीम से काफी अच्छी सर्विस मिली थी। उसने आइडिया लगाया और सुख के जरिए उसकी दोस्त चुंजा को ऑफर के बारे में बताया। वो उनसे कहता है कि तुम लोग ऐसे छोटे मोटे काम करके कब तक चलोगे? अगर ये काम कर दोगे तो तुम्हें इतने पैसे दूंगा कि तुम्हें आगे ऐसे काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर बाकी जीवन आराम से शहर में बिता सकोगे। सुख अपने बाबा की बातें सुनकर थोड़ी आपत्ति करती है, लेकिन चुंजा इस ऑफर को हाथ से नहीं जाने देना चाहती। जब दोनों वहां से निकलने लगते हैं तो उनके ही गोताखोर टीम का एक लड़का जांग उनकी बातें सुन लेता है। लेकिन चुंजा ने उसे बात छुपाते हुए कहा, ये सब उल्टी फुल्टी बातें तो कहाँ से सुनता है? हम उस आदमी से दूसरे काम के लिए आए थे। लेकिन यहाँ चुंजा और सुख ने तय कर लिया था कि वो उस आदमी के काम को करेंगे, लेकिन फिलहाल ये बात सुख के बाबा से पूरी तरह छुपा कर रखेंगे और काम पूरा होने के बाद बताएंगे। इसके कुछ दिनों बाद वो सब फिर से कुछ बक्से उठाने के लिए बीच समंदर में जाते हैं, जहाँ उस आदमी ने पहले से ही सोने के बक्से रख दिए थे, जिसका पता केवल सुख और चुंजा को था। अब दोनों छुप छुप कर बक्सों को उठाने नीचे गहराई में जाते हैं, और जब दूसरे बक्से के संग सोने के बक्सों को भी बोट पर लादने लगते हैं, ठीक तभी रस्सी टूटकर बक्सा भी टूट जाता है। उस बक्से से सोना फैला देखकर सभी हैरान हो गए। इसी बीच सुख और चुंजा पानी में गिरे बाकी सोने को उठाने दोबारा पानी में जाते हैं। सुख के बाबा ने एक और बक्सा खोला और वो भी पूरी तरह सोने से भरा है। ये सब देखकर तो वो बिल्कुल ही हैरान रह गए। इतने में कुछ पुलिस वाले भी दूर से सायरन बजाते हुए
उनके बोट को जब्त करने आ रहे हैं। इसके बाद सूक और चुंजा जल्दी से नौके में चढ़ जाते हैं और सभी मिलकर उन बक्सों को बोट से नीचे पानी में फेंकने लगे ताकि पुलिस को उनके पास से कोई सबूत ना मिले। अब इसके बाद सूक के बाबा जल्दी से बोट शुरू कर वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन जहाज का लंगर समंदर की तलहटी में किसी पत्थर में फंस जाती है, जिस वजह से जहाज और आगे नहीं बढ़ पाती। सभी मिलकर लंगर की रस्सी को खींचने लगे, जिसके बाद अटका हुआ रस्सी के छूटने से सूक के भाई को जोर से चोट लगी और वो पानी में जा गिरा। सूक के बाबा भी उसे बचाने के लिए फौरन समंदर में कूद गए। उस वक्त सूक के भाई के पैर में मछली पकड़ने का जाल फंस जाता है। इस तरफ जहाज का इंजन अभी भी चल रहा था, जिससे कि जाल इंजन के पंखे में फंसकर दोनों ही पानी में डूब गए और थोड़ी देर बाद ही उस जगह का पानी पूरी तरह से लाल हो गया, जिसका मतलब था कि सूक के बाबा और भाई दोनों ही मारे गए। ये देख सूक पागलों की तरह जहाज से छलांग लगाने जाती है, लेकिन सबने मिलकर उसे रोक लिया। इस बीच पुलिस भी वहां पहुंचकर सभी को गिरफ्तार कर लेती है, लेकिन यहाँ चुंजा सबकी नजरों से बचकर जहाज के कोने में छिप गई और मौका देख पानी में छलांग लगाकर वहां से भाग जाती है। उनके टीम के बाकी सदस्यों को गिरफ्तार कर थाने भेज दिया गया। कुछ महीनों बाद बाकी टीम के सदस्य रिहा हो जाते हैं, लेकिन सूक को अभी भी कैद में रखा है क्योंकि उन सब में वो मुख्य आरोपी थी। एक दिन उनकी टीम का जांग सूक से मिलने थाने आया और ऐसी बात बताई कि सूक के होश उड़ गए। असल में उस दिन चुंजा ने पुलिस को खबर दी थी, जिसके बदले में चुंजा को पुरस्कार भी मिला। तभी उस दिन सभी पुलिस के हाथों पकड़े गए, लेकिन चुंजा वहां से भाग पाई। जांग से उसकी सबसे अच्छी दोस्त चुंजा के बारे में ऐसी बातें सुन तो सूक के मन में चुंजा के प्रति बहुत ज्यादा घृणा पैदा हो गई, क्योंकि जिंदगी में वो जिसे सबसे अच्छा दोस्त मानती थी, आज उसी ने उसे जिंदगी का सबसे बड़ा धोखा दिया। असल में ऐसा कई लोगों के साथ होता है ना दोस्तों। देखना, जिन्हें हम सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं, हमारी पीठ में छुरा आखिर में वही घोपा भी करते हैं। खैर, दूसरी तरफ देखा गया कि चुंजा अब तक पूरी तरह से स्मार्ट और बदल गई है और अब वो सियोल शहर में रहती है। वर्तमान में वो अलग अलग तस्करी के कारोबार में शामिल है और आज वो एक महिला की दुकान पर आकर उससे कुछ चोरी का माल बेचने के लिए बातचीत कर रही है। तभी वहाँ मौजूद बाकी सभी लोग पुलिस चिल्लाने लगे और फिर अचानक सभी लाइट बंद हो गई और पूरा अंधेरा छा गया। फिर जब उजाला हुआ तो देखा कि चुंजा को एक कुर्सी से बांधा गया है और ये आदमी है सुपरवाइजर वॉन, जो पहले एक सैनिक था, लेकिन अब वो भी चोरी तस्करी के व्यापार में शामिल है। और चुंजा, जो कि इस इलाके में लंबे समय से धाक जमाए हुए थी, जिसकी वजह से वॉन के ग्राहक कम होने लगे। उसने चुंजा के सिर पर ब्लेड से काट कर कहा, या तो तुम व्यापार छोड़कर इलाके से चली जाओ या मेरे साथ मिलकर काम करो, नहीं तो तुम्हारी जान आज यही खत्म। चुंजा अपनी जान जाने के डर से वॉन की बात मान जाती है और तस्करी में मदद करने को तैयार हो गई। उसने बताया कि उसके पास एक ऐसा बंदरगाह की खबर है जहां से वो चाहे तो किसी भी तरह की तस्करी का काम कर सकता है, क्योंकि पहले वो वहां गोताखोर का काम करती थी और इसीलिए उस जगह के सारे काम के तरीके उसे पहले से पता है। अगले दिन सुबह चुंजा मानसी नाम की लड़की के पास आकर उसे बताती है कि आज उसे वॉन से एक बड़ा काम मिला है और इस काम के लिए उसे बंदरगाह पर मौजूद गोताखोरों की मदद चाहिए। लेकिन चुंजा ने कहा कि चूंकि उस बंदरगाह पर पहले ही उसके नाम से एक घटना जुड़ी है, इसलिए मानसी को गोताखोर की टीम से उसकी ओर से काम करवाना और मैनेज करना होगा। तब मानसी एक शर्त के तहत गोताखोरों को मैनेज करने के लिए राजी हो गई। दूसरी तरफ देखा गया कि सूक इतने दिनों बाद जेल से बाहर आकर फिर से उस बंदरगाह पर अलग अलग काम कर रही है। हालांकि उसके बाबा की जहाज को अब जांग एक तरह से कब्जा कर उसका इस्तेमाल कर रहा है। अब जांग भी इस इलाके में बिजनेस करके खूब पैसे कमाकर बिल्कुल ही स्मार्ट हो चुका है, पर जहाज सूक के बाबा के होते हुए भी उसके कब्जे में नहीं है। इसीलिए सूक अब डाइविंग का काम नहीं करके दूसरे छोटे मोटे काम करके गुजारा करती है। यहाँ के सभी लोग अब जांग के अंडर काम करते हैं। कहा जाए तो अब वही इस इलाके का चोर कारोबारी का लीडर है। कुछ दिन बाद चुंजा सीधे जांग से मिलने आती है। इतने सालों बाद उसे देख हैरान होकर वो कहता है, तुम यहाँ क्यों आई हो? हाँ, तुम्हारे जैसे बेईमान लोगों से मुझे कोई बात ही नहीं करनी है। तब चुंजा बोली, तुम्हें मुझसे बात करने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन तुम चूंकि यहाँ के चोर कारोबारी संभालते हो, इसीलिए तुम्हारे लिए एक बड़ा काम का ऑफर है। तो सुनो, वॉन नाम का एक शख्स तुम्हारे इस बंदरगाह से अपना माल तस्करी करेगा और अगर तुम उसका ये काम कर दोगे तो वो तुम्हें बहुत पैसे देगा, जो तुम्हारी कल्पना से बाहर है। पैसे की बात सुनकर कुछ देर बाद जांग बोला, अगर मैं राजी हुआ तो तुम्हें फोन कर बताऊंगा। अगले दिन
गोताखोर टीम की एक महिला ने सूक को बता दिया कि कल रात चुंजा को इलाके में देखा गया है और वो जांग के साथ बैठकर बात कर रही थी। ये सुनकर सूक सीधा जांग के घर जाकर देखती है कि चुंजा अभी भी वहीं बैठी है। उसे देखकर सूक का गुस्सा फूट पड़ा और एक थप्पड़ मारकर उसने कहा, तुम जैसे बेईमानों के कारण मैंने अपने बाबा और भाई को खो दिया। इतना ही नहीं, कई सालों तक जेल काटने के बाद भी उस दिन चुंजा ने पुलिस को जो खबर दी थी वो ये बात सूक के सामने बिल्कुल ही मानना नहीं चाहती। तभी सूक की नजर टेबल पर रखी बंदरगाह की कुछ तस्वीरों पर पड़ती है। सूक को शक होने लगा कि चुंजा फिर कोई नया प्लान बना रही है। इसीलिए वो जांग को मना करते हुए कहती है कि चुंजा को इस बंदरगाह में कोई काम करने का मौका ना दिया जाए। फिर सूक के वहाँ से जाने के बाद जांग ने चुंजा से कहा, समंदर के नीचे से बक्से निकालने का काम सूक के गोताखोर टीम के बिना संभव नहीं है। तुम कोशिश करके देखो, किसी तरह सूक को राजी कर सको तो। अब अपना काम निकालने चुंजा प्लान बनाकर सूक के पास जाकर कहती है, तुम मुझे गलत मत समझो, मैं उस दिन इसीलिए भागी थी क्योंकि तुम्हारे साथ काम करने से पहले मेरे ऊपर एक हत्या का मामला था, जिसकी वजह से मुझे मजबूरन भागना पड़ा। चुंजा उसे समझाने की बहुत कोशिश करती है क्योंकि सूक के बिना ये काम संभव नहीं था, पर सूक उसकी किसी बातों पर विश्वास नहीं करती। तब चुंजा बोली, देखो तुम लोग कब तक इसी काम से जिंदगी बिताओगे। मुझे एक अच्छा काम का ऑफर मिला है, अगर तुम ये काम करोगे तो तुम्हें अच्छे पैसे मिलेंगे और तुम्हारी जिंदगी भी मेरी तरह बदल जाएगी। लेकिन फिर भी सूक के राजी न होने पर चुंजा ने आखिरी बार के लिए कहा, तुम इस पर एक बार सोचो, अगर राजी हुई तो मुझे फोन करना, और वहाँ से चली गई। कुछ दिन बाद सूक भी खुद सोचती है कि वो इस तरह की गरीबी का जीवन कब तक बिताएगी भला, और आखिर में वो चुंजा से मिलने चली गई। यहाँ दूसरी ओर पुलिस को चुंजा की खबर मिलने पर वो उसे फॉलो करते हैं, जहाँ चुंजा एक लड़की के साथ बैठकर बात कर रही है जो कि मानसी होती है। जाने के बाद पुलिस ने मानसी को गिरफ्तार कर लिया और साथ ही उसका कारोबार बंद कर देने की धमकी देते हुए कहा, चुंजा ने तुम्हें क्या क्या बताया है। मजबूर होकर मानसी ने पुलिस को सारी बात बता दी। अगले दिन ठीक 12 बजे बंदरगाह से कुछ दूरी पर तस्करी के बक्से समंदर से निकाले जाएंगे। इधर दूसरी ओर देखा गया कि सूक और चुंजा प्लान के मुताबिक तैयार होकर उस जगह पहुंच गए। मतलब कि आज दोपहर 12 बजे वो उस सुपरवाइजर वॉन की तस्करी के बक्से समंदर से निकालने वाले हैं। लेकिन जब वे समंदर में इन्हें निकालने उतरने ही वाले थे, ठीक उसी समय पुलिस आकर बोट को जब्त कर लेती है, मगर वहाँ पुलिस को कोई माल या ऐसा सामान नहीं मिलता। अब इस घटना के पहले वाले दिन पर चलते हैं। असल में जिस दिन पुलिस चुंजा को फॉलो कर रही थी, चुंजा ने पहले ही सब देख लिया था, इसीलिए उसने जानबूझकर मानसी से कहा था कि आज दोपहर 12 बजे वो समंदर में उतरेंगे। लेकिन उनका असली प्लान था कि वो सुबह 9 बजे तक अपना काम पूरा कर लेंगे और जब पुलिस वहाँ आएगी तो उनके हाथ कुछ नहीं लगेगा। मगर पुलिस को गुप्त सूचना मिल चुकी थी पहले ही, इसीलिए वो दोपहर 12 बजे से पहले ही वहाँ पहुँच गए। इसके बावजूद जहाज की तलाशी लेने के बाद भी कुछ खास नहीं मिला, क्योंकि चुंजा को शक हो गया था कि शायद पुलिस 12 बजे से पहले आ सकती है। इसीलिए चुंजा ने एक आदमी के जरिए कुछ पुलिस वालों को पहले से ही पैसे खिलाकर सारी चीजें मैनेज कर ली थी, ताकि पुलिस वहां सिर्फ हल्की फुल्की जांच करे और अपने बॉस को बताए कि वहां उन्हें कुछ नहीं मिला। और इस तरह पुलिस की आंखों में धूल झोंककर वो वॉन का ये काम सफलता के साथ पूरा कर सके। अब उस रात सभी ने उस खुशी के मौके पर पार्टी की और सभी अपने हिस्से की रकम पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। मगर वहाँ जांग के हाव भाव देखकर वॉन को थोड़ा शक होता है। अगले दिन शाम को वॉन चुंजा को अकेले में बुलाकर जांग की कुछ तस्वीरें दिखाता है, जिसमें जांग और पुलिस इंस्पेक्टर के साथ गुप्त बातचीत कर रहे हैं। वॉन ने वो रहस्य भी निकाल लिया है। असल में इंस्पेक्टर के साथ जांग के गुप्त साँठगांठ है, जिस वजह से इंस्पेक्टर आजकल वॉन के पीछे पड़ा है। वॉन ने चुंजा से कहा, हमारा अगला काम पूरा होते ही मैं जांग को मार डालूंगा। अब चुंजा वॉन से वो तस्वीरें लेकर सीधा सूक के पास जाकर उसे बताती है, उस दिन जहाज में जब पुलिस ने तुम्हें गिरफ्तार किया था, उसके बाद मैंने उस सप्लायर वाले आदमी से बात की थी, लेकिन उसने भी किसी को इस तस्करी के बारे में नहीं बताया था। तो मैं, तुम, सप्लायर और जांग, बस हम 4 इस तस्करी के बारे में जानते थे। असल में जांग ने ही पुलिस को खबर दी थी और बाद में उसने ही उस सप्लायर को भी मार डाला था। इसीलिए पुलिस या कस्टम की तरफ से कभी कोई खबर नहीं आई कि इन गोल्ड के बक्से को बरामद किया गया है, क्योंकि इंस्पेक्टर और जांग ने मिलकर उस मैटर को दबा दिया और सब कुछ आपस में बांट लिया था, जिसके बाद ही वो अमीर बन गया। और यहाँ हम सब ने एक दूसरे को गलत समझा। चुंजा ने आगे भी कहा,
मैं इतने दिनों तक बेईमानी का आरोप सहती रही क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था, और आज जांग की वजह से ही हम सब इस हालत में हैं। सारी बातें सामने आने के बाद सूक के मन में चुंजा के प्रति जो गलतफहमी थी वो पूरी तरह से खत्म हो जाती है। दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि जांग इतने दिन जो पैसे काम के लिए पाता रहा है उससे वो बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो सोचने लगता है कि कैसे इससे ज्यादा पैसे कमाए जाए। उसने अपनी टीम लेकर एक योजना बनाई कि इस बार वो वॉन को ही मार डालेगा और उसका सारा माल खुद ही लूट लेगा। मतलब कि एक तरफ वो वॉन को मारना चाहता है और दूसरी तरफ वॉन जांग को। लेकिन इस बार तो इस मिशन में इंस्पेक्टर भी शामिल था, क्योंकि इस बार का मिशन है 300 करोड़ डॉलर के हीरो की तस्करी का। इसीलिए वो सभी उन हीरो को पाने के लिए एक दूसरे को मारने की योजनाएं बनाते रहते हैं। लेकिन कोई सोच भी नहीं सकता कि चाहे वो जितनी भी योजना बनाए, मगर इधर सूक और चुंजा ने तो पहले से ही मास्टर प्लान बना चुका है ताकि वो सबको मात देकर हीरा हासिल कर सके। और उनके इस प्लान में इस बार मानसी भी शामिल हो गई। चुंजा कहती है, पहले हमें जांग और इंस्पेक्टर के बीच झगड़ा करवाना होगा, इससे हमारा ये मिशन थोड़ा आसान हो जाएगा। दूसरी ओर से वॉन ने उन्हें बता दिया कि जहाज पहले ही उन हीरो को लेने के लिए रवाना हो चुकी है। अब प्लान के मुताबिक मानसी छिपकर थाने में घुसती है। असल में उसका एक पुलिस के साथ गुप्त प्रेम संबंध था। उसके वहां पहुंचते ही चुंजा ने फायर डिपार्टमेंट को कॉल कर बताया कि थाने में आग लगी है, जिसके बाद फायर डिपार्टमेंट इमरजेंसी के कर्मी सायरन बजाकर थाने में जमा हो गए, जिसके नतीजे में सभी पुलिस वाले बाहर आकर पहुंचती है। लेकिन असल में वहां कोई आग ही नहीं लगी थी। इसी मौके का फायदा उठाकर मानसी वहां के इंस्पेक्टर के इलीगल फाइलें चुराकर तुरंत जल्दी भाग निकली। उसके बाद उन्होंने वो फाइल्स जांग की अलमारी में रख दी। अब यहाँ जांग अपने ग्रुप के साथ वॉन पर हमला करने पहुंचा। बहुत जोरदार मारपीट के बीच एक वक्त पर वॉन भी काफी घायल हो जाता है। फिर जांग वहाँ चुंजा को देख उसे भी मारने आगे बढ़ता ही है। तभी चुंजा बोल पड़ी, तुम जिन हीरो के लिए इतना कुछ कर रहे हो, वॉन ने पहले ही उसकी लोकेशन बदल दी है और किस तरफ से वो जहाज आएगी केवल मैं और वॉन ही जानते हैं। अब जांग उस जहाज की लोकेशन जानने के बदले चुंजा को वहाँ से ले जाता है। इधर इंस्पेक्टर को भी ये पता चल गया कि उसकी फाइल मानसी ने थाने से चुराई है। वो मानसी के घर जाकर उसे बहुत मारता है। तभी उसने पुलिस से कहा कि जांग ने मुझे फाइल चोरी करने को भेजा था और अगर मैं चोरी नहीं करती तो वो मुझे मार डालने की धमकी दे रहा था। मानसी ने सारा दोष चालाकी से जांग के ऊपर डाल दिया और ठीक सुख भी वहाँ आकर पुलिस को बताती है कि जहाज पर हीरे आ रहे हैं और जांग उसे वॉन और आप को मारकर हथियाना चाहता है। शायद वो वॉन को मार भी चुका होगा, अब वो शायद से आपके पीछे है। ये सब सुनकर इंस्पेक्टर ने हैरानी से पूछा, तुम इतना कैसे जानती हो? जवाब में सुख बोली, मेरी उसके साथ डील हुई थी कि अगर मैं अपनी टीम के साथ उसका काम करवा दूं तो वो मेरे बाबा की जहाज मुझे वापस कर देगा और बदले में मुझे कुछ हीरे भी देगा। अब इंस्पेक्टर का माथा एकदम गुस्से से गर्म हो गया और वो सीधे जांग के घर जाकर उसे जांग की अलमारी से वही फाइल्स भी मिले, जिसके बाद जांग पर शक और बढ़ गया। इसी दौरान मानसी अचानक रोने लगी और इंस्पेक्टर और जांग से कहा, मैंने तुम्हारी फाइल के बारे में इंस्पेक्टर को बता दिया है। इधर तो जांग पूरा चकित, उसे कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि उसके साथ ये क्या हो रहा है, क्योंकि उसे तो फाइल के बारे में कुछ भी नहीं पता। अब इंस्पेक्टर कांग को मारने लगा। तभी जांग ने इंस्पेक्टर को बताया कि आज उसे हीरो के बारे में पता चला है, मगर उसे इस फाइल के बारे में कुछ नहीं पता। यहाँ सूख और चुंजा समझ गए कि अगर इसी तरह इंस्पेक्टर और जांग के बीच खुलकर बातें होती रही तो शायद सच सामने आकर उनका प्लान फेल हो सकता है। इसीलिए बात को मोड़ने के लिए चुंजा ने कहा, वो डायमंड की जहाज पहले ही वहाँ पहुँच चुकी है और उन्होंने बक्से को पानी में फेंक भी दिया है। इसीलिए अब बिना वक्त गवाए हमें भी जल्दी वहाँ जाकर बॉक्स को उठा लेना चाहिए। डायमंड के वहाँ पहुँचने की बात सुनकर इंस्पेक्टर का सिर पूरी तरह से घूम गया। वो ये जानता है कि ये उसके अकेले की बात नहीं है, वो किसी भी हाल में डायमंड को निकाल नहीं पाएगा। इसीलिए अब वो सूख, चुंजा, जांग और उनकी पूरी टीम को लेकर उस जगह के लिए निकल पड़ा। कुछ देर बाद वो सभी वहाँ पहुँच जाते हैं। फिर इंस्पेक्टर चुंजा और सूख से उनके रस्सी काटने की छुरी ले लेता है ताकि वो किसी भी तरह का हमला न कर सके, क्योंकि इंस्पेक्टर उन्हें बंधक बनाकर ये काम करवा रहा है और दोनों बंधक होने का नाटक भी करते हैं। इसके बाद सब मिलकर समंदर में कूद पड़े और बॉक्स लाने समंदर की गहराई में चले जाते हैं। उस वक्त जहाज पर केवल मानसी ही अकेली थी, क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। फिर इसके बाद इंस्पेक्टर अपने साथ एक पुलिस कर्मचारी को मारकर समंदर के नीचे फेंक देता है ताकि उस काम का सबूत पूरे पुलिस विभाग में किसी को ना मिले।
फिर वो जांग और उसके लोगों को सूक और चुंजा सहित बाकी लोगों को मारने के लिए समंदर के नीचे भेज देता है। इसका मतलब ये हुआ कि इंस्पेक्टर ने सूक को सिर्फ डायमंड की लोकेशन दिखाने के लिए यहाँ बुलाया था। चूँकि उसे अब लोकेशन मिल गई है, इसीलिए इंस्पेक्टर ने उन्हें मारने के लिए जांग को वहाँ नीचे भेजा। दूसरी ओर सूक ने पानी के नीचे बक्सा उठाते वक्त अचानक गौर किया कि उन्हें मारने के लिए कुछ लोग नीचे आ रहे हैं। गोताखोर होने के रूप में इतने सालों से काम करने की वजह से उन्हें पानी के नीचे काफी अनुभव था, जिस वजह से वो बड़ी ही से उन लोगों को मार देते हैं। लेकिन इसके बाद जब वे पानी के ऊपर सतह पर आए तो इंस्पेक्टर अपनी गोलियां चलाने लगा। ये देख मानसी जहाज से इंस्पेक्टर को लेकर पानी में कूद पड़ी, जिसके बाद सभी मिलकर इंस्पेक्टर पर हमला करते हैं। तैरना ना जानकर इंस्पेक्टर पानी में डूब जाता है। अब दूसरी ओर सूक उस डायमंड के बक्से को ऊपर लाने लगी। तभी जांग ने आकर पैरों पर हमला कर दिया और वो बक्सा उसे छीन लिया। सूक के पैर से निकलते खून की सुगंध से वहाँ एक शार्क आ पहुंची। सभी जल्दी से बक्सा छोड़कर ऊपर की ओर तैरने लगे, मगर दूसरी तरफ जांग डायमंड का वो बक्सा लेकर पानी के ऊपर आ पहुंचा और अब वो सभी की तरफ बंदूक तान कर उन्हें पानी में कूदने को कहता है। वो चाहता है सभी को समंदर में छोड़कर डायमंड का बक्सा लेकर अकेले वापस जाए। चूँकि उसके पास बंदूक होने के कारण कोई और रास्ता न देख सभी ने समंदर में छलांग लगा दी। इसके बाद वो बक्से को खोल उसमें डायमंड देखकर खुशी के मारे पागल हो जाता है। लेकिन तभी अचानक जहाज का लंगर एक बार फिर पत्थरों में फंस जाती है, जिससे कि जांग वहां से भाग नहीं पाता। अब जांग लंगर की रस्सी को काटते वक्त वही मछली की जाल में पांव फिसल कर गिर जाता है और तब तक यहाँ बाकी लोग भी जहाज पर चढ़कर जांग को गन पॉइंट पर लेते हैं। इसी दौरान लंगर की रस्सी कटकर अचानक झटका लगने से जांग पानी में गिर गया, ठीक कुछ साल पहले जैसे सूक के भाई के साथ हुआ था। लेकिन यहाँ कोई भी उसकी मदद करने को नहीं आता। वो उसे पानी में ही छोड़कर वहाँ से चले गए और थोड़ी देर बाद ही वहाँ एक बड़े शार्क ने आकर उसे पूरी तरह से निगल लिया। अब यहाँ सूक अपने बाबा के जहाज के इंजन के रूम में जाती है। इतने सालों बाद उसे अपने बाबा की जहाज वापस मिली है। वहाँ चीजों को छूकर वो अपने बाबा को याद करने लगी। फिर चुंजा और बाकी लोग भी वहाँ आकर सूक को उनके नए कप्तान के रूप में घोषित करती है। सभी मिलकर उसे बहुत सम्मान भी देते हैं। अब इसके थोड़ी देर बाद वो उस डायमंड के बक्से को खोलते हैं और वहाँ हीरे और सोने का खजाना देखकर तो वो बहुत खुशी से उछल पड़े। इतने सारे हीरे एक साथ। ऐसे ही एक खुशी के पल के साथ हमारी आज की ये शानदार स्मगलिंग की कहानी यही समाप्त हो जाती है। आज की कहानी आपको कैसी लगी दोस्तों, कमेंट्स करके जरूर और वीडियो को लाइक और शेयर कर सपोर्ट जरूर करें। साथ ही दोस्तों हाइप कमेंट्स में पॉइंट जरूर देकर हमें दूसरों तक पहुंचाने में मदद करें। धन्यवाद दोस्तों, जल्द मिलते हैं अगली कहानी के साथ। तब तक बाय बाय एंड टेक केयर।